इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में आज बड़ी बैठक बीजेपी की हो सकती है। विधानसभा चुनाव के नतीजे पर बैठक में मंथन भी हो सकता है। योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी स्वतंत्र देव, सुनील बंसल दिल्ली आ सकते हैं। 2022 के नतीजे से 2024 को भी साधने पर चर्चा इस महत्वपूर्ण मीटिंग में की जाएगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि आज देखिए बड़ी बैठक रखी गई है। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जनादेश बीजेपी का देखने को मिला और आज एक बड़ी बैठक जिसमें विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हो सकता है। संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, नए चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी लगातार जी मीडिया आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। शिल्पा भी हमारी सहयोगी लगातार बनी है। शिल्पा, बिल्कुल नलनी, देखिए संभावित नाम जो है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन से संभावित नाम है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। लेकिन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। अजीत हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी, इसके साथ मनोज राजन त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, इनपुट एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन भी हमारे साथ है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले हम आपको संभावित चेहरे दिखाते हैं। देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे पहला नाम राजेश्वर सिंह, जिन्होंने जीत दर्ज कराई है। नए सहयोगी हो सकते हैं मंत्रिमंडल में जिनका नाम इस वक्त चर्चाओं में है। असीम अरुण, बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी छोड़ी, उसके बाद शामिल होगा यहाँ पर बीजेपी में। सुरेश खन्ना, शाहजहांपुर से जीत उन्होंने अपनी दर्ज कराई यहाँ पर मंत्रिमंडल में। संभावित ये नाम अभी भी मंत्री हैं और एक बार फिर से यहाँ पर मंत्रिमंडल में यानी कि 2.0 में उन्हें एक बार फिर से जगह हो सकता है, मिल सकती है, क्योंकि ये संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं जो नाम यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं। तो फिलहाल एक और नाम इस वक्त आप देख सकते हैं, संभावित नाम आपको दिखा रहे हैं आशुतोष टंडन, ये भी जीत दर्ज करा चुके हैं और ये बता दें आपको मंत्री भी हैं और ऐसे में ये भी एक संभावित नाम है जो कि यहाँ पर सामने आ रहा है। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, बड़ी जीत यहाँ पर उन्होंने दर्ज की है और ऐसे में ये भी मंत्रिमंडल में एक नाम है। और हमारे साथ तमाम सहयोगी जो है लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी मनोज राजन त्रिपाठी साहब का, जो कि इनपुट एडिटर हैं। सर, ये जो पूरी परिस्थितियां चल रही हैं अभी, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर यहाँ पर पूरी जोर आजमाइश जो है वो शुरू हो चुकी है, बैठक का दौर चल रहा है। संभावित नाम तो है, नए चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्योंकि 2024 सर सामने है तो जाहिर तौर पर जातीय समीकरण बिल्कुल फिट तरीके से बैठाया जाएगा। नलिनी, बड़ी सीधी सी बात है कि जिस वक्त एक चुनाव होता है किसी स्टेट का तो उसको हमेशा सेमीफाइनल माना जाता है, क्योंकि उसके कुछ वक्फे के बाद एक लोकसभा का चुनाव जरूर आता है। उत्तर प्रदेश की एक खास किस्मत है कि 2 साल के बीच में 3 साल के एक वक्फे में वहां एक ना एक चुनाव होता रहता है और उत्तर प्रदेश के लिए तो सियासी कहावत भी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इसको देखते हुए वास्तविक तौर पर 2024 को लेकर तमाम सारी तैयारियां हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो मुद्दों के समीकरण हो, उन सारी चीजों को लेकर ही इस मंत्रिमंडल की पूरी तैयारी की जाएगी। एक बात बहुत साफ है, पवन और अजीत भी मेरे साथ खड़े हुए, कि बहुत बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ नए चेहरे आएंगे। सबसे बड़ा बदलाव ही यही होगा। बाकी पुराना मंत्रिमंडल जिन्होंने काम किया है, क्योंकि सरकार के काम पर ही मेजॉरिटी मिली है, सरकार को एक थंपिंग मेजॉरिटी मिली है गवर्नमेंट को, उसको देखते हुए साफ नजर आता है कि मंत्रिमंडल के जो चेहरे थे उनके विभाग बदल सकते हैं लेकिन वो मंत्री रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि नए चेहरे, जैसे पंकज सिंह का नाम लिया, राजेश्वर सिंह का नाम लिया, अदिति सिंह का नाम भी इसमें शामिल है, ऐसे तमाम सारे नाम है जो आपको नए देखने को मिलेंगे। इससे एक चीज सामने आएगी कि युवा प्रतिनिधित्व कितना होता है, ये सामने आने वाला है, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है। 58 से 60% युवा वोटर है और उसके लिए युवा चेहरे को आगे लाना और राजनीति की विरासत को आगे सौंपने जैसा काम भी किया जा सकता है। बिल्कुल पवन जी, और इसी के लिए बीजेपी जानी जाती है कि युवा एनर्जी जो है, युवाओं पर फोकस, यानी कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना ताकि एक नई ऊर्जा पार्टी में आए। हमारे साथ पवन भी इस वक्त लगातार बने हैं। पवन, चूंकि हार भी यहाँ पर देखी गई कुछ मंत्रियों की, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, तो क्या अब ये मानकर चला जाए केशव प्रसाद मौर्य की हार के साथ नए डिप्टी सीएम की तलाश भी, या फिर मौका फिर मिल सकता है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की हार अन्य मंत्रियों के साथ जोड़ करके आप नहीं देख सकती। जैसा कि मनोज सर बता रहे थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो 2024 के अकॉर्डिंग
तमाम सारे समीकरण साधने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात करें, यूथ की बात करें, या जो 33 मंत्री जीत करके आए हैं उनका समीकरण क्या है, क्या 2024 में उसका लाभ मिलेगा, या जो टिकट बांटने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने की थी, ओबीसी में एक मेजर फैक्टर था जिस पे ध्यान दिया था। अजीत भी हमारे साथ हैं, अजीत बेहतर तरीके से इस बात को बता सकते हैं कि किस तरीके से यूथ, जातिगत समीकरण, या जो 33 मंत्री शामिल हुए हैं या जो हार गए हैं उनका समावेश भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका 2 साल बाद उनका देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। बात कही कि कैसे जाति समीकरण को देखेंगे कि 2019 के बाद 2022 का चुनाव और अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो 2 मंत्रियों का नाम, एक केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हार गए लेकिन वो अपनी जगह पर बने रहेंगे, यानी वो सरकार का बड़ा हिस्सा होंगे। दूसरा नाम सुरेश राणा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और कैराना का पलायन से लेकर आपने देखा होगा अमित शाह से लेकर सभी लोगों ने रोड शो किया और वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम शिमला बना देंगे और गर्मी शांत कर देंगे, तो उन 2 चेहरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो 8 मंत्री और हारे हैं उनको समावेश किया जाएगा, संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। जो कल बड़े नेताओं से बात हो रही थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात हो, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो बड़े मंत्री हार गए उनको 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा नए चेहरे शामिल किए जाए, असीम अरुण है, राजेश्वर सिंह है। अजीत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनोज सर, एक बात और इसमें जरूरी हो जाता है कि जिन लोगों का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटने का काम किया, मंत्रियों का भी टिकट काटा, कई लोगों का फेरबदल भी किया, और आश्वासन अपर्णा यादव हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने लाने का काम किया, तो जिन लोगों को आश्वासन दिया गया उनका समावेश कैसे देखते हैं मंत्रिमंडल में या संगठन में, क्योंकि वो महत्वपूर्ण भूमिका है आने वाले समय के लिए। मुझे लगता है कि पवन आपने बिल्कुल सही नाम बीच में ला दिया है, अपर्णा का। मुझे आज हम इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अपर्णा यादव को उच्च सदन में भेजा जा सकता है, उनको एक विभाग भी दिया जा सकता है। ये अभी स्पेकुलेशन है, लेकिन अपर्णा यादव का उच्च सदन में जाना लगभग तय माना जा सकता है। और अजीत और पवन की बात से बिल्कुल सहमत हूं, किसी भी हालत में दिल्ली से लेकर यूपी का संगठन और सरकार, ये दोनों ही लोग केशव मौर्य की हार के बाद भी उनको लूज करना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, यानी कि ओबीसी को साधने की जो कोशिश थी वो आगे भी रहेगी। यहाँ पर ब्राह्मण चेहरा भी रखा गया, ओबीसी चेहरा भी रखा गया, और यही कोशिश मनोज जी आगे भी रहेगी। मनोज जी,